अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन भारतीय राजाओं की कमजोरियों का फायदा उठाया और हिंदुस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत में आने का उद्देश्य था भारत से व्यापार करना, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगी। उसके पीछे हमारे भारतीय राजाओं की कमजोरियां सबसे बड़ी वजह थी। और पिछले क्लास में मैंने बताया कि उन कमजोरियों का फायदा उठाया जिस व्यक्ति ने, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और एक सेनानायक की भूमिका निभाया रॉबर्ट क्लाइव। और उसने प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अंततोगत्वा साम्राज्य स्थापित कर दिया। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया जाता है। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफर। मीर जाफर, जिसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता था, मीर जाफर जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का बैल कहा जाता था, और रॉबर्ट क्लाइव जिसे बंगाल के 24 परगना जिले को रॉबर्ट क्लाइव की जागीर कही जाती थी। मीर जाफर के द्वारा ये आलमगीर द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई गई। रॉबर्ट क्लाइव को खुद नहीं पता था कि उमरा का मतलब क्या होता है, लेकिन उसको यह पता था कि हिंदुस्तान धन धान्य से परिपूर्ण देश है और इसका जितना अधिक से अधिक दोहन किया जाए वो ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बेहतर होगा। रॉबर्ट क्लाइव के चले जाने के बाद अगला गवर्नर आता है बंगाल का, जिसका नाम था वेंसीस्टार्ट। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने जो स्टार्ट करके छोड़ दिया था, वेंसीस्टार्ट ने उसी को आगे बढ़ाया। इससे संबंधित वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ, क्योंकि यह विद्रोह वेंसीस्टार्ट के समय में ही हुआ था। ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किसने किया था? जिसने किया वो वेंसीस्टार्ट का कुछ दिन सहायक के रूप में काम किया। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, जैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। शुरू करें आज का इस सेशन को। और बंगाल के गवर्नर के तहत आज बंगाल का दूसरा गवर्नर हम लोग पढ़ रहे हैं, वेंसीस्टार्ट। वेंसीस्टार्ट जो कि वर्ष 1760 से लेकर के 1765 तक, यानी 5 वर्ष तक जो है यहाँ का बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रहा। सबसे पहला गवर्नर था जिसको कि मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछले क्लास में कि पहला गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, जिसको कि भविष्य का अग्रदूत जो है कहा गया था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर के और 1760 तक बंगाल का गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना रहा। फरवरी 1760 में रॉबर्ट क्लाइव को वापस लंदन बुला लिया जाता है। ये वापस चला गया और वेंसीस्टार्ट जो है आता है वो 1 जुलाई को, कब? 1 जुलाई 1760 को बंगाल के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करता है। और ये चला कब जाता है? फरवरी में। इन बिटवीन कुछ समय के लिए जो है, यानी फरवरी से सितंबर के बीच जो है, हालवेल को अस्थायी टेम्परेरी बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन बना, बंगाल का गवर्नर कौन बना? आप वेंसीस्टार्ट बताएंगे। लेकिन जब आपसे पूछेगा अस्थायी या टेम्परेरी गवर्नर किसको बनाया गया, या आपसे कार्यकारी गवर्नर जो है पूछेगा, हालवेल को बताएंगे, जो कि फरवरी से लेकर के जो है सितंबर 1760 तक
बंगाल के गवर्नर पद पर बना रहा। ये अस्थायी था। और इसी हालवेल ने, मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना का उल्लेख किया था। कौन सी? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना जो है कब हुई थी? तो आप कहेंगे काल कोठरी की घटना कब हुई? जी हां, काल कोठरी की घटना हुई थी 20 जून वर्ष 1756 को। उस काल कोठरी में जो 186 लोगों को, सॉरी 146, 146 लोगों को, रॉबर्ट क्लाइव के 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंदी बनाया था, कैद किया था, उसमें यह हालवेल भी था। हालवेल ने ही अपनी पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है अलाइव द वंडर, क्या नाम है इस पुस्तक का? नाम है अलाइव द वंडर। और इस पुस्तक में उसने जो है लिखा है अलाइव द वंडर में कि कुल 123 यानी 123 लोग जो है काल के गाल में समा गए, क्योंकि जिस कोठरी में इन 146 को बंद किया गया था 20 जून को, 23 जून को खोला गया और उसमें सिर्फ 23 ही बचे थे, बाकी दुनिया से जा चुके थे। जो बचे थे उसमें एक हालवेल भी था और उस घटना का जिक्र इसी ने किया था अपनी इस पुस्तक में, जो कि अमूमन जो है आप लोगों से पूछा जाता है। इसी के वजह से प्लासी की लड़ाई हुई थी। हालांकि उसके पीछे और भी वजह थे, लेकिन काल कोठरी की घटना जो है सबसे बड़ा जो है वजह था, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों से मैंने चर्चा किया था। वेंसिटार्ट अब आता है जब बंगाल का गवर्नर बन करके, तो यही हालवेल उसको जो है रिकमेंड करता है और रिकमेंड करता है और कहता है क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है और मीर जाफर को नवाब के पद से जो है हटा दिया जाए। इसके सलाह पर वेंसिटार्ट ने ऐसा ही काम किया। कैसा काम किया? यानी मीर जाफर जिसकी गद्दारी की वजह से प्लासी की लड़ाई को सिराजुद्दौला हार गया था और मारा गया था, वही मीर जाफर 3 साल की तरह नवाब बना। अंग्रेजों के लिए वो बियरर चेक की तरह जो है हो गया था, जब जरूरत पड़े तब जो है इनका इस्तेमाल किया जाता था। हालात ऐसे हो गए कि 3 साल के अंदर ही अंग्रेजों की फाइनेंशियल डिमांड को चुकाने के लिए इनको अपने घर के औरतों के जेवरात भी भेजने पड़े थे। उसके बाद भी जो है वो डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। रिश्ते में इन्हीं का दामाद, किसका? मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। हालांकि दामाद कहने को था, इनसे उनकी बनती नहीं थी। वो इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि इनकी बेटी से उसने जो है प्रेम विवाह कर लिया था, भगा करके शादी कर ली थी, इसलिए ये अमरीशपुरी बने बैठे थे। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को जो है नवाब बनाया। वेंसिटार्ट के आने के बाद वेंसिटार्ट का जो पहला काम किया गया वो क्या किया गया? बंगाल में सत्ता परिवर्तन किया गया। क्या? बंगाल में प्रथम सत्ता परिवर्तन हुई। और वो सत्ता तो सिर्फ जो है नाम का था, सारी व्यवस्था तो जो है किनके द्वारा चलाया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा जो है व्यवस्थाएं संचालित की जाती थी। और परिवर्तन किया गया तो क्या गया? अब जो मीर जाफर नवाब बनाया गया था प्लासी की लड़ाई के बाद, अब मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया गया। किससे? मीर कासिम से। मीर कासिम मैंने बताया कि रिश्ते में मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम को 1760 में नवाब बनाया जाता है और ये 1763 तक इस पद पर बना रहता है। जबकि मीर कासिम 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद जो है नवाब बना और जो है 1760 तक इस पद पर बना रहा था। मीर जाफर, जो कि मैंने बताया आपको कि ये सिराज उद्दौला का जो है सेनापति था और इसी की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों को विजयश्री प्राप्त हुई थी। आज भी देश के साथ जो गद्दारी करता है लोग उसको मीर जाफर कहते हैं। बहरहाल ये कार्य जो है
किसके द्वारा जो है संपन्न किया गया? तो आप कहेंगे कि ये कार्य किया था किसने? वेंसीटार्ट ने। किसने? वेंसीटार्ट ने। नॉर्मल क्वेश्चन जो है पूछेगा तो जो है आपसे कहेगा कि मीर जाफर के बाद नवाब किसे बनाया गया? मीर कासिम को। अब नॉर्मल पूछेगा तो आपसे जो है अब पूछेगा कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब किसने बनाया था? तो वेंसीटार्ट ने। किसके सलाह पर जो है ये कार्य किया गया था? तो ये कार्य करने के लिए जिस व्यक्ति ने सलाह दी थी उसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। हॉलवेल की सलाह पर ही वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को उसके पद से हटा दिया और किसको नवाब बनाया? मीर कासिम को। हालांकि मीर कासिम आगे चल करके वेंसीटार्ट के लिए भस्मासुर साबित हुआ। नवाब बनते ही उसने जो है अपना असली रंग दिखाया और मीर जाफर जो हुआ सो हुआ, उसे भुला करके अपने रिश्ते में दामाद के साथ अब संबंध बेहतर करने का जो है प्रयास किया। मीर जाफर ने अपने दामाद को, जिससे बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसने मीर कासिम की बेटी को भगा करके शादी कर ली थी, प्रेम विवाह कर लिया था, दोनों में सिया सुन्नी वाला जो मामला चलता था। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा या कोई किसी का जो है विरोधी नहीं होता है, उस समय भी और इस समय भी। कौन कब नीतीश कुमार बन जाए कोई भरोसा नहीं होता है। आखिरकार मीर जाफर ने पत्र लिखा अपने दामाद मीर कासिम को कि इन लोगों से, किन लोगों से? अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से सतर्क रहना। ये सिर्फ देखने में सुंदर है, ये गोरी चमड़ी वाले, हकीकत में ये किसी के होते नहीं हैं, अपने बाप के भी नहीं होते हैं। और बहुतेरों को तो पता ही नहीं होता है, उनका कल्चर ऐसा है कि उनका बाप कौन है। ये सही बात है। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज जितनी हैं वहां पर एडमिशन होते हैं तो बच्चे के माँ का नाम लिखा जाता है, क्योंकि वो फिक्स होता है, पिता का नाम नहीं लिखा जाता है। बहरहाल वो उनका कल्चर है, उससे हम लोगों का क्या लेना देना है। अब नवाब बनता है कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम नवाब बना। हालांकि उसके की एवज में उसने बर्धमान, मीरानपुर जैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों को परमानेंट जो है दे दिया। किसने? मीर कासिम ने। और अपने ससुर जी की बात उसने मानी और राजधानी का परिवर्तन कर लिया। यानी राजधानी उस समय मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्थापित की गई जो राजधानी थी उसको मुर्शिदाबाद से उसने ट्रांसफर करके मुंगेर लेकर के चला आया। यानी राजधानी का भी जो है परिवर्तन, राजधानी का जो है परिवर्तन कब किया गया? तो आप कहेंगे कि वर्ष 1760 में, 1760 में। कहां से? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना जो है किया था मुर्शीद कुली खां ने, जिसने बंगाल पर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी मुर्शीद कुली खां के द्वारा इस शहर की स्थापना किया गया। आज भी बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है ट्रांसफर कर लिया गया। अब ये जगह जो है पश्चिम बंगाल में होती है और यहां से ट्रांसफर करके इन्होंने इसे कहां लेकर के चले गए? मुंगेर। उन दिनों मुंगेर बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, ध्यान रहे। अब ये मुंगेर कहां पड़ता है? मुंगेर बिहार का एक जिला होता है, यद्यपि कि दोनों शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर किया था? तो ये काम जो है स्थानांतरित किसने किया था? तो स्थानांतरित किया था किसने? स्थानांतरित करता कौन था? तो आप कहेंगे स्थानांतरित करता था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम जो कि रिश्ते में मीर जाफर का दामाद था। लेकिन इस काम के लिए जो है सलाह किसने दिया था? किसके सलाह पर इस काम को इसने अंजाम दिया था? तो आप कहेंगे मीर जाफर। मीर जाफर। अंग्रेज जानते थे कि दोनों ये रिश्ते
रिश्ते में ससुर दामाद हैं जरूर, लेकिन इनमें मामला 36 नहीं 72 का है। लेकिन मैंने बताया ना, राजनीति में 72 नहीं 144 का मामला जो है, और घट के कब जो है 72 पे आ जाए, 44 पे ये 36 पे आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। आखिरकार अब इन दोनों में वार्तालाप होने लगी थी और इसी का ये परिणाम था। यानी ये भी घटना किसके शासनकाल में होती है? आप कहेंगे वेंसिटार्ट के शासनकाल में होती है। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने के बाद मीर कासिम यहां पर तोप और बंदूक बनाने की जो है कारखाने स्थापित किए, और ये बात अंग्रेजों के अब गले से उतर नहीं रही थी। इतना ही नहीं, रेनिनहार्ड नामक जो है एक जर्मन व्यक्ति को, किसको? उसका नाम था रेनिनहार्ड। इसको इन्होंने अपना सेनापति जो है बनाया, और यही रेनिनहार्ड जो है आगे चल करके समरू के नाम से जाना गया। किसके नाम से? समरू नाम जो है इसी ने मीर कासिम ने दिया था। जिन जर्मनी वालों से अंग्रेजों के जो है रिश्ते अच्छे नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने अपनी सेना में उच्च पदों पर स्थापित किया। उच्च पदों पर जो है स्थापित न सिर्फ जो है उनको नियुक्त किया, बल्कि अपनी सेना को ट्रेंड करने के लिए फ्रेंच, डच, जर्मन, इस तरीके के जो है यूरोपियन को जो है रखा। और जाहिर सी बात है, ये बात अब वेंसिटार्ट के दिमाग में कुछ और स्टार्ट कर दिया। अभी इससे अंग्रेज निजात ही नहीं पाए थे, तब तक दूसरा काम कर दिया। हालांकि वेंसिटार्ट ने इनको फरमान सुनाया मीर कासिम को, तुमने राजधानी परिवर्तन बिना हमारी मर्जी के कैसे कर लिया? क्यों कर लिया? मीर कासिम ने उस पत्र का जवाब लिखता है, क्यों, बंगाल तेरे बाप का है? मैं यहां का नवाब हूं, और यहां क्या करना है हमको अच्छी तरीके से पता है। राजधानी परिवर्तन को लेकर के ही इन दोनों में, वेंसिटार्ट में और मीर कासिम में कंट्राडिक्शन जो है, संघर्ष की स्थिति जो है बनने लगी। यानी इन दोनों में एक नई कहानी स्टार्ट हो गई। और रही सही कसर जो है तब पूरी हो गई जब 1717 में 1717 में ही फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को जो मैग्ना कार्टा दिया गया था, स्पेशल जो राइट दी गई थी, जिसके तहत जो है अंग्रेज भारत में, बंगाल में मुफ्त व्यापार कर सकते थे। उनको जो निशान दिया गया था, जो दस्तक दिया गया था, उसका अंग्रेज जो है दुरुपयोग करने लगे थे, और भारतीय व्यापारियों को भी अपने दस्तक का, यानी जो है अपना जो पास मिला हुआ था उसका जो है इस्तेमाल करके, और भारतीय व्यापारियों को भी मुफ्त व्यापार कराते थे। यद्यपि कि भारतीय व्यापारियों से अंग्रेज पैसा कमाते थे, खुद जो है कर रहित व्यापार करते थे। देयर इज नो नीड ऑफ द टैक्स, कोई टैक्स पे नहीं करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने तो ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। भारतीय व्यापारियों से भी पैसा लेकर के वही काम करते थे, अपने पास का इस्तेमाल करके। तो सबसे अधिक जो है नुकसान किसको होता था? राजस्व का नुकसान होता था। भाई टैक्स मिलेगा ही नहीं तो व्यवस्था कैसे चलेगी? बिना जीएसटी का कैसे व्यवस्था चलेगी? आखिरकार वैसा ही हुआ जैसा उम्मीद थी। मीर कासिम ने वर्ष 1763 में 1763 में यह फरमान सुनाया कि आज से बंगाल के अंदर व्यापार करने के लिए किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, चाहे वो भारत का हो, चाहे जो है विदेशी व्यक्ति हो। तो जो भारतीय व्यापारी थे वो खुश, लेकिन जो अंग्रेज थे वो खुश। क्यों?
क्योंकि उनका कमाई का एक जो काउंटर था अब वो बंद हो गया था। उस कमाई का काउंटर बंद हुआ तो अंग्रेज जो है वेंसिटार्ट फरमान सुनाया और 1763 में ही मीर जाफर को पुनः सत्ता में लाया, यानी मीर जाफर फिर नवाब बना दिया जाता है। यानी बंगाल में फिर सत्ता परिवर्तन हुई कब? 1763 में, 1763 में। और अब फिर से जो है बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? आप कहेंगे मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर जो कि 1763 में पुनः नवाब बनाया जाता है और 65 तक अपने पद पर बना रहता है। इसके पीछे कारण क्या था? ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे इसलिए किया गया कारण मीर कासिम का वेंसिटार्ट से संघर्ष। और किन किन मामलों में संघर्ष था मैंने आपको जो है बताया। विदेशी लोगों को सेना में ट्रेनिंग देने के लिए अपॉइंट किया जाना, ये अंग्रेजों के लिए उन दिनों असहाय था। दूसरा काम, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कर दिया जाना, सबको मुफ्त व्यापार की सुविधा प्रदान करना, उससे अंग्रेजों का आर्थिक जो है नुकसान हुआ। तीसरा, वेंसिटार्ट के बार बार कहने के बावजूद भी राजधानी को पुनः जो है वापस मुर्शिदाबाद न लाना, ये कई ऐसे जो है वजह था जिसके वजह से वेंसिटार्ट ने मीर जाफर को पुनः नवाब का पद जो है ऑफर किया। और मीर जाफर इतना बड़ा गद्दार इंसान था कि उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। यानी मीर जाफर दोनों तरफ जो है चल रहा था। एक तरफ तो वो मीर कासिम से कह रहा था कि इनसे सजग रहना, ये किसी के होते नहीं है, बार बार मीर कासिम को भड़का रहा था ताकि इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाए, इन दोनों में जो है विद्रोह हो जाए, लड़ाई हो जाए, उसका फायदा मिलता किसको? मीर जाफर को। और मिला भी। पुनः नवाब जो है किसको बना दिया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। मीर कासिम, जबकि इसने जो है नवाब पद छोड़ने से जो है मना कर दिया, नवाब पद को जो है छोड़ने से मना कर दिया। एडम्स को जो है इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा गया वेंसिटार्ट के द्वारा। और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मीर कासिम पराजित हुआ, क्योंकि नवाब बना दिए जाने के बाद जो है सेना, उन दिनों की जो सेना में राष्ट्रीयता का अभाव होता था, आज वाली स्थिति नहीं होती थी। जहां सबसे अधिक पैसा मिलता था सैनिक वहीं भी जो है नौकरी करता था, उसी की नौकरी करता था, उसी के लिए लड़ाई करता था। और सैनिकों की कमी का जो ये वजह था कि मीर कासिम को कई स्थानों पर जो है पराजित होना पड़ा और अंततोगत्वा बिहार छोड़ करके भाग करके और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ जा करके शरण लेना पड़ा। इधर बंगाल का पुनः नवाब जो है बन गया कौन? मीर जाफर। मीर जाफर इसमें भी खुश था, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उनको अपना लाभ जो है चाहिए, उस लाभ के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अपना लाभ हो, अपना लाभ के लिए उनका इतना लोभ होता है कि वो इतना गिर जाते हैं जैसे पैसे की कीमत उतनी नहीं गिरती है। और मीर जाफर उन्हीं में से एक इंसान था। आखिरकार वेंसिटार्ट के जीवन काल की जो है तीसरी प्रमुख घटना होती है। अभी ये उठापटक जो है चल ही रहा था, किसके साथ? मीर जाफर के साथ, ये मीर कासिम के साथ। उसी समय 1761 में ये
पानीपत का युद्ध हुआ, हालांकि ये पहले ही आ जाना चाहिए था। 14 फरवरी ना 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 14 फरवरी नहीं, 14 जनवरी 1761 के दिन पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत अब ये जगह जो है पड़ता है कहां पर? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। लेकिन उन दिनों कहां का हिस्सा था? दिल्ली का हिस्सा था। किसके किसके बीच ये जो है पानीपत का युद्ध हुआ? तो आप कहेंगे कि एक तरफ जो है मराठा थे और दूसरी तरफ जो है कौन? तो अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो कि 5वीं बार जो है दिल्ली पर अटैक किया था, और उसी दरमियान जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके शासनकाल में? वेंसिटार्ट के शासनकाल में। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह भी घटना वेंसिटार्ट के समय में ही हुई थी, और वेंसिटार्ट वहां भी बड़ा जो है कूटनीतिक चाल चला। मराठों का खुल करके विरोध तो नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी जो ताकत थी वो मराठा थी, और उस मराठा शक्ति का सर्वनाश करने के लिए वेंसिटार्ट ने अहमद शाह अब्दाली को मुफ्त में हथियार मुहैया कराया, और जिसका परिणाम बताने की जरूरत नहीं कि इस युद्ध में जो है मराठा जो है हार गए थे। मराठों का सेनापति था जिसका नाम था सदाशिव ठाकरे। कौन? सदाशिव भाऊ ठाकरे। नाना फडणवीस उस समय जो है, नाना फडणवीस उस समय पेशवा हुआ करते थे। इस घटना से इतना आहत हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। मराठों की हार जो हुई वो भी अंग्रेजों के लिए रणनीतिक रूप से एक विजय सिद्ध हुई, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जीत गया अहमद शाह अब्दाली, हार गए मराठे, बर्बाद हो गए मराठे। लेकिन सबसे अधिक फायदे में थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, क्योंकि उनका जो प्रखर विरोधी अब जो था, अब वो नेस्तानाबूद हो चुका था। ये भी घटना जो है किसके शासनकाल में हुई थी? वेंसिटार्ट। आपसे पूछता है जब पानीपत की लड़ाई हुई तब उस समय जो है अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ट था, जिसने अहमद शाह अब्दाली को जो है हथियारों का सहयोग किया था। इसके जीवन काल की दूसरी घटना जो है हुई प्रमुख। किसके जीवन काल की, कार्यकाल की दूसरी घटना? क्योंकि वेंसिटार्ट का कार्यकाल भारत में 1760 से 1765 तक रहा था। उसके कार्यकाल की जो है एक अन्य प्रमुख जो घटना थी वो थी जो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह भी जो है 1763 में 1763 में हुआ था, और 1763 से लेकर के और ये कब तक चला था? 1800 ईस्वी तक चला। किसके द्वारा इसको समाप्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त घोषित किया गया। लेकिन सन्यासी विद्रोह के पीछे कहानी यह थी कि वेंसिटार्ट जब बंगाल का गवर्नर बनकर के आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गवर्नर बनकर के आया, 1763 में ही मैंने बताया ना कि ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था। किसने? मीर कासिम ने। सबके लिए मुफ्त व्यापार का प्रावधान उसने कर दिया, और मुफ्त व्यापार का उसने प्रावधान किया तो जाहिर सी बात थी अंग्रेजों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई के लिए वेंसिटार्ट ने एक नया खेल स्टार्ट कर दिया। क्या? तीर्थ यात्रा कर लगाया। कहां? बंगाल में। जैसा कि आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी आकर के जो है मिलती है, जिसे गंगा सागर कहा जाता है।
जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का आस्था का प्रतीक है, तीर्थ स्थल है। हजारों हजारों लोग जो है, लाखों लोग मकर संक्रांति के आसपास जब माघ मेला लगता है तो वहां डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। विंसिटार्ट ने इन तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगाया और उसे तीर्थ यात्रा कर यानी पिलग्रिमेज टैक्स के नाम से जाना गया। तो सन्यासी विद्रोह का जो है कारण क्या था, अगर जो है पूछे कि इसका कारण क्या था, तो आप कहेंगे तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर। और ये तीर्थ यात्रा कर जो है ये सन्यासी विद्रोह किसके शासनकाल में हो रहा है? विंसिटार्ट के शासनकाल में। इस तीर्थ यात्रा कर को जो है लगाया किसने था? विंसिटार्ट ने। विंसिटार्ट के द्वारा कर लगाया गया। विंसिटार्ट के द्वारा तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। कौन सा कर लगाया गया? तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। और इसको लेकर के जो सन्यासी लोग थे उनमें बड़ा विरोध की स्थिति थी, क्योंकि भारत में ऐसे भी सन्यासी होते हैं जिनके शरीर पर कपड़ा तक नहीं होता है, जिनको नागा बाबा कहा जाता है। जैन धर्म में ऐसे लोगों को दिगंबर कहा जाता है। और भी बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं, अवघड़ संप्रदाय, जो शैव धर्म को मानते हैं। तीर्थ यात्रा कर लगाया गया तो इन सन्यासियों ने इसका विरोध किया। और सबसे पहले इस विरोध का जो है नेतृत्व किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था नारायण स्वामी। तो आप कहेंगे कि सन्यासी विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? नारायण स्वामी। नारायण स्वामी किस संप्रदाय से थे ये? तो आप कहेंगे गिरि संप्रदाय से थे। गिरि संप्रदाय। अगर आपसे पूछा जाए किस संप्रदाय के लोगों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया, तो आप कहेंगे गिरि संप्रदाय के लोगों ने। ब्राह्मण लोगों में ही जैसे मिश्रा, पांडे, दुबे, तीनबेर, उसी तरीके से जो है गिरि लोग भी होते हैं। और गिरि संप्रदाय से ही संबंधित थे स्वामी नारायण, जिन्होंने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया। और इनका साथ दिया जिन लोगों में ने, उनमें नारायण स्वामी, चौधरी देवी रानी, ये महिला थीं। चिराग अली, मजमून खां जैसे लोगों के द्वारा सन्यासी विद्रोह का सबसे जो है अच्छी बात यह थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर के और विद्रोह किया। और जिसका परिणाम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विंसिटार्ट के द्वारा जो है आखिरकार अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जब बंगाल में नागा सन्यासियों का जो है जमावड़ा लगा और उस समय वायसराय का जो कोठी थी उसको घेराव किया गया। अंग्रेज भी नहीं समझ पाए कि कपड़ा के मामले में तो यूरोप वाले खैर है ही हैं, ये लोग कहां से आ गए? तो बताया गया ये लोग नागा साधु कहलाते हैं। अंततोगत्वा ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना फरमान जो है वापस लेना पड़ा और इन सन्यासियों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्नान करने का फरमान सुनाया गया, तीर्थ यात्रा कर से मुक्त किया गया। लेकिन चूंकि ये हर साल
माघ मेला होता था और हर साल सन्यासियों के लिए जो है एक समस्या थी। ये 1763 से लेकर के 1763 से लेकर के 1800 तक चला था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कई बार ऐसा हुआ जब इन सन्यासियों के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इनके साथ बहुत जो है ज्यादती हुई और इस घटना की कहानी को जो है शब्द रूप जिस व्यक्ति ने दिया था जिस पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। यानी सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है? आनंद मठ। और आनंद मठ को जो है किसने लिखा है? तो आप कहेंगे कि आनंद मठ को लिखा है किसने? आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी आनंद मठ नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। दरअसल सन्यासी विद्रोह के लोगों के द्वारा सन्यासी विद्रोह के दौरान जो नारा जो है लगाया जाता था, कौन सा नारा लगाया जाता था? ओम वंदे मातरम। कौन सा नारा लगाया जाता था? ओम वंदे मातरम। और ओम वंदे मातरम, हालांकि ये घटना जो है बंकिम चंद्र से जो है बहुत पहले ही हुई थी, लेकिन उस समय की जो है घटना को कहा जाता है कि इन्होंने अपने किसी पूर्वज के जो है मुख से जो है सुना था और बाद में उसको जो है शब्द रूप दिया था। बहुत बाद में ये किताब लिखी गई आनंद मठ। और ओम वंदे मातरम जो सन्यासी विद्रोह के द्वारा जो है सन्यासियों का नारा था, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को देख करके अभिवादन भी इसी तरह करते थे, ओम वंदे मातरम, तो सामने वाला बोलता था ओम वंदे मातरम। जैसे हम लोग अयोध्या चले जाइए तो लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हैं तो कहते हैं राम राम, तो उधर से वो भी बोलता है राम राम। ब्रज में चले जाइए तो राधे राधे। इसी तरह वहां पर नारा था ओम वंदे मातरम। कहने का मतलब कि वंदे मातरम जो है, जो गीत लिखी गई है इसी पुस्तक में जो है लिखी गई है। वंदे मातरम जो है इसी पुस्तक में लिखी गई, वंदे मातरम गीत। और किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, जो आगे चल करके 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय इसे जो है गीत घोषित किया गया। आप कमेंट करके बताना, जिस तरीके से जनगण मन को पढ़ने के लिए ऑफिशियल टाइम 52 सेकंड का होता है, उसी तरह वंदे मातरम का आधिकारिक समय कितना होता है? ये घटना भी सन्यासी विद्रोह वेल्सिटार्ड के शासनकाल में ही हुआ। वेल्सिटार्ड के शासनकाल में वो हुआ जिसकी वजह से वेल्सिटार्ड को अंततोगत्वा बुला लिया गया। क्योंकि मैंने वो कहानी बताया था अभी ने जस्ट पीछे कि 1763 में जब मीर कासिम को नवाब के पद से जो है हटा दिया गया तो मीर कासिम भाग करके और जा करके अवध में शरण ले लिया था। लेकिन वो चुपचाप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। अवध के नवाब और दिल्ली का जो है मुगल बादशाह शाह आलम, इन दोनों की मदद लेकर के और मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वेल्सिटार्ड के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता है। इन दोनों सेनाओं का आमना सामना जहां हुआ, आज भी ये जगह बिहार में पड़ती है। बिहार का जिला है बक्सर। बक्सर गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। मुनि विश्वामित्र की कर्मस्थली रही थी बक्सर। और बक्सर युद्ध जो हुआ कब हुआ था? तो आप कहेंगे 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ बक्सर की लड़ाई? तो आप कहेंगे कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ से जो है अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरी तरफ जो है बंगाल का नवाब
बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? तो आप कहेंगे अवध का नवाब मीर जाफर था। सॉरी शुजा-उद-दौला था। शुजा-उद-दौला। ये दिमाग से भी कुछ सुझा हुआ था। और दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था उस समय? दिल्ली का मुगल बादशाह जो था वो था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। अंग्रेजों का जो सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। एक तरफ अंग्रेजों की सेना और दूसरी तरफ उससे जो है 3 गुना अधिक सेना थी। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड एक तरफ थे। उसके बावजूद भी इनके बीच जो है अंडरस्टैंडिंग की जो कमी थी, इसीलिए ये युद्ध हार गए। अंग्रेजों के पास जो अत्याधुनिक हथियार थे, जो हल्की तोपें थी, बंदूकें थी, उसका ये प्रभाव था कि बक्सर के रण में मुट्ठी भर जो है अंग्रेज सैनिक अवध, बंगाल और दिल्ली की सेना के लिए जो है बाघ साबित हुए और यहां अंग्रेजों को विजय श्री प्राप्त हुई। यानी ये लोग हार गए, ये जीत गए। बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर जो है पूछे कि गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे कि उस समय गवर्नर था कौन? वेंसीटार्ट। कौन था? वेंसीटार्ट। बक्सर के युद्ध के समय जो है गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट था। लेकिन नवाब कौन था? अगर जो है आपसे पूछे कि उस समय नवाब कौन था, तो आप कहेंगे जी हां, उस समय नवाब था मीर जाफर। हालांकि मीर कासिम भी अपने को नवाब बोलता था, लेकिन हकीकत थी कि इसको 1763 में ही दोबारा जो है नवाब बनाया गया और ये 1765 तक अपने पद पर जो है बना रहा था। तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट था। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि फ्लो इसके जो है कवर पेज पर ये प्रश्न जो है दिया था, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया था। और बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है किया गया था। बक्सर युद्ध जीत लेने के बाद मैंने बताया कि लगभग हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लगभग अभी कह रहा हूं, पूरा नहीं। वो अलग बात थी कि प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने छल पूर्वक जीता था, लेकिन बक्सर की लड़ाई को वेंसीटार्ट ने बल पूर्वक जीता था। रण कौशल के बल पर जो ये जीता था। आमने सामने के युद्ध में बेहद प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों की सेना ने मीर कासिम की नेतृत्व वाली सेना की लाशें बिछा दी। मीर कासिम को भी युद्ध के क्षेत्र से भाग जाना पड़ा। अंग्रेजों को यहां पर विजय श्री प्राप्त हुई और हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम बना। इसी युद्ध में 1764 में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? सन्यासियों ने किया था। किसने किया था?
सन्यासियों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1763 में किया गया था। अभी मैंने आपको पीछे जो है जस्ट बताया था। तो अगर जो है आपसे पूछे कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किन लोगों ने किया, तो जो है मॉन्क रिवोल्ट हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था। और ये सन्यासी विद्रोह कब से कब तक रहा? आप कहेंगे 1763 से लेकर के और 1800 तक जो है चला था। उसके बाद दूसरा विद्रोह हुआ जो है वो सैनिक विद्रोह हुआ 1764 में। और ये कहां पर हुआ? बक्सर युद्ध में। बक्सर युद्ध। इसके सेना नायक कौन थे? तो प्रथम सैनिक विद्रोह के जो सेना नायक थे, हालांकि एनसीईआरटी या कुछ किताबें इनके नाम को, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इस नाम को जो है डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि स्थानीय सैनिक थे जिनका नाम था गोपीनाथ सिंह। गोपीनाथ सिंह, अंग्रेजों ने इसको अज्ञात सैनिक कहा। गोपीनाथ सिंह के नेतृत्व में उनके रेजिमेंट के सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ जो है विद्रोह किया। हालांकि गोपीनाथ सिंह ये भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जो है सेना नायक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? कहा जाता है कि बक्सर की लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में, आज की तरह जो है तब हालात नहीं हुआ करते थे। तब तो अलग अलग राजा थे, उनकी अलग अलग सेनाएं होती थी। जिसके पास पैसा हो वो खुद अपनी सेना रख ले, उन दिनों कोई किसी को नहीं मना करता था। तो जो जिन लोगों को जहां जरूरत, जहां जो है नौकरी मिल जाती थी, वो वही नौकरी करना शुरू करते थे। गोपीनाथ सिंह जो कि अंग्रेजों की सेना में जो है नौकरी करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नौकरी करते थे, जबकि इनके भाई जो थे वो अवध की सेना में नौकरी करते थे। और बक्सर में जब मुलाकात हुई दोनों भाइयों का, तो दो दुश्मन सेनाओं के बीच से दोनों तरफ से होकर के और दोनों जो है युद्ध करते हुए मिले। मजबूरी थी, करना था। और अपने भ्राता की मृत्यु से इतना ये सैनिक जो है व्यथित हो गया, इसे इस बात ने जो है बड़ा अंदर से झकझोर दिया कि हो न हो मेरी राइफल से निकली हुई गोली मेरे भाई की मौत का वजह बनी हो। हार गए हिंदुस्तान में मीर कासिम यानी मुसलमान, जीत गए भारत में ईसाई। लेकिन सबसे ज्यादा प्राणों की आहुति दिया किसने? हिंदुओं ने। क्योंकि सेना में सबसे अधिक जो है उनकी उपस्थिति थी, जनसंख्या जो सबसे अधिक थी, और दूसरा गरीबी अधिक थी। आज भी सेना में किसी मंत्री, विधायक, कलेक्टर का बेटा नहीं जाता है, किसी मजदूर, किसान, गरीब घर का बेटा ही सेना में जाता है। उन दिनों भी ऐसा था। और इनके भ्राता श्री की जो है मृत्यु हुई, इसीलिए इन्होंने अपने यूनिट के सैनिकों को जो है इकट्ठा किया और उनको समझाया, ये कमीने 7 समंदर पार से आकर के जो है लड़ते हैं और हम भाई भाइयों को आपस में लड़ाते हैं, और कम वक्त पापी पेट का सवाल है कि इनके लिए नौकरी करनी पड़ती है। वरना जिनके लिए हम लोग लड़ते हैं, हकीकत में उनसे लड़ने की जरूरत है, न कि उनके लिए लड़ने की जरूरत है। और अपने सैनिकों को जो है, अपने यूनिट के सैनिकों को, अपने साथियों को तैयार करते हैं विद्रोह करने के लिए, और विद्रोह किया भी गया। हालांकि उस यूनिट के जो है किसी गद्दार सैनिक के द्वारा जो है गद्दारी की गई, और ये बात बहुत पहले ही डिस्क्लोज कर दी गई। इसलिए एक जो प्री प्लान था, उस प्लान को एग्जीक्यूट तो नहीं किया जा सका, लेकिन जब विद्रोह हुआ तो इन सैनिकों ने डट करके अंग्रेज सैनिकों का सामना किया। कुछ ने भारत मां की जो है गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गए, तो कुछ जो है गिरफ्तार हो गए, और जो गिरफ्तार हुए उसमें गोपीनाथ भी गिरफ्तार हुआ।
गंगा नदी के तट पर 32 लोगों को एक लाइन में खड़ा करा करके और तोपों से उड़ा दिया गया। वेनस्टाड का सेनापति जिसका नाम था, मैंने बताया ना, जो बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो है सामना किया था, हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। मुनरो ने इनसे कहा, उन सैनिकों से, कि अब भारत गुलाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और यहां सांस लेने से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस तरीके से कुल 32 सैनिकों को काल के गाल में झोंक दिया गया, तोपों से उड़ा दिया गया। यह घटना भारत के इतिहास में इसलिए लिखी गई क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ना ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों का यह पहला विद्रोह था। और कहां हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो आप कहेंगे कि बक्सर में हुआ था। कहां पर हुआ, बक्सर में हुआ था। वेनस्टाड को बक्सर युद्ध के बाद जो है बुला लिया जाता है और उसके जगह पर अगले व्यक्ति को भेजा जाता है गवर्नर बना करके, जिसका नाम था वोरलास्ट। ये शब्द थोड़ा सा गलत लिखा है, हम यहां पर लिख देते हैं हैरी वोरलास्ट। अब थोड़ा सा यहां पर, दरअसल बक्सर युद्ध के बाद वेनस्टाड को बुला लिया जाता है और ये चला गया, यानी 1760 से लेकर के 65 तक का समय यहां निभाया। जाते जाते इसी के समय में ही अभी ये था भारत में, तभी जो है ये मीर जाफरवा मर गया और मीर जाफर की मौत हुई, मृत्यु हो गई। कब, 1765 में। तो इसी का बेटा था जिसका नाम था नजमुद्दौला। क्या नाम था, नजमुद्दौला। इसको बंगाल का नवाब बनाया गया और अब ये बंगाल का नवाब बनता है। और उसी समय रॉबर्ट क्लाइव अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर भारत आता है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर भारत आया और अपने दूसरे कार्यकाल में 1765 से लेकर के 1767 तक रहा था। जस्ट पीछे जो है जो क्लास पढ़ाया है रॉबर्ट क्लाइव को, उसमें बताया कि अपने दूसरे कार्यकाल में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई, रॉबर्ट क्लाइव की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसमें क्या क्या हुआ वहां बहुत डिटेल बताया है। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस जो है क्लास को जरूर देखें। आखिरकार रॉबर्ट क्लाइव अपने 2 साल के जो है कार्यकाल में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी द्वैत शासन व्यवस्था जो है स्थापित करता है। वो अलग बात है कि आगे चल करके उसको वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जाकर के आत्महत्या कर लिया अपने देश, और रॉबर्ट क्लाइव के चले जाने के बाद हैरी वोरलास्ट आता है, जो कि 1767 से लेकर के और कब तक, 69 तक अब इस पद पर बना रहता है। बंगाल की शासन व्यवस्था को जो है बनाए रखने में वोरलास्ट ने भी जो है महती भूमिका निभाई, लेकिन बहुत कुछ जो है ऐसा उसने नहीं किया। इसके बाद जो है जॉन कार्टियर आता है बंगाल का गवर्नर बन करके, और ये 1769 से लेकर के जो है 72 तक इस पद पर बना रहा। और ये भी जो है सबसे ज्यादा जूझता रहा, तो किसकी वजह से, सन्यासी विद्रोह की वजह से। क्योंकि सन्यासी विद्रोह तभी तो चल रहा था जो शुरू हुआ था 1763 में और चला 1800 तक।
अब तो सिर्फ माघ मेला को छोड़ करके पूरे वर्ष भर जो है तीर्थ यात्रा को लेकर के और अब आंदोलन होने लगे थे, क्योंकि भारत में तीर्थ यात्राएं हिंदू धर्म में तो नहीं खत्म होती हैं। देखिए अभी जून का महीना चल रहा है, जैसे ही जुलाई अगस्त आएगा, सावन का महीना आएगा, तो उसके बाद बोलबम कांवरिया जो बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाएंगे, उसके बाद तब तक चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये सिलसिला हिंदू धर्म में खत्म नहीं होता है, और अंग्रेजों के लिए कमाने के लिए एक अच्छा धंधा था, इसलिए अब वो जो है टैक्स हटाने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ मामलों में कहीं कहीं पर जो है सन्यासियों को छूट दी गई थी, लेकिन सन्यासियों ने भी इसको मुद्दा बना लिया कि सिर्फ सन्यासियों को नहीं, किसी भी जो है हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति पर अगर जो है सन्यासी विद्रोह लगाया जाएगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। और अंततोगत्वा जॉन कार्टियर ने भी जो है इस समस्या से जो है जूझता रहा, लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति जो है बंगाल का गवर्नर बन करके आया, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 में आया और 1773 तक ये गवर्नर के रूप में था। और आप सबको पता है कि इसी के समय में जब इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1973 आया, तो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नॉट 1903 1773 1773 आया, तो वेंसिटार्ट के बाद कोर्टियर के बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर पद को जो है समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, जिसके अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी जो है आती थी। यानी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। कारण क्या था? कारण क्या था? तो आप कहेंगे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। और इस एक्ट के तहत किया क्या गया? इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल कहा गया। इनका कार्यकाल भी निर्धारित किया गया 5 वर्ष का। बंगाल में ही भारत में पहली बार कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत सारे काम इनके द्वारा जो है किया गया। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट इसको कहा जाता है। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को अध्यक्ष पद से बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। यानी ये जीवन का 1 साल जो है गवर्नर के रूप में रहा था, और आगे चल करके ये 1773 से लेकर के और कब तक? तो 1784 तक ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। तो पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने जीवन काल में और क्या क्या किया, अगले क्लास में मिलूंगा तो आप लोगों से चर्चा करूंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये क्लास आपको कैसी लगी? आप अपने बेहतरीन विचार जो है जरूर लिखेंगे, और इस क्लास को दूसरे एजुकेशनल ग्रुप के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।